नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो फिर मेहनत से क्या घबराना। दोस्तों, अच्छे से मेहनत करना है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 32। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 31 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका साइंस के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और साइंस की वजह से कभी भी उनका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 32 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं और मैं इन प्रश्नों का सॉल्यूशन वैसे ही कराऊंगा जैसे क्लास में माहौल के साथ टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हाँ जी, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं। पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव, जैविक और अजैविक घटक, खरपतवार और सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको डिटेल से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इकोसिस्टम। अरे क्या बोला जाता है दोस्तों? इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। मैंने आपको क्या बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र को, हाँ जी, इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम। और काफी इंपॉर्टेंट बात क्या, पहला आर्मी का धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न आता है कि बताइए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया। तो याद रख लेना एजी टेंसले। अरे किसने दिया? एजी टेंसले। याद रख लेना, सारे भाई लोग याद रख लेना कि जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कि सर ये पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, जैविक, एक तो जैविक घटक और एक कौन सा? अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या बताया मैंने? जैविक घटक और अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। कैसे? अब जैसे सबसे पहले तो ये बताओ सर कि जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैविक घटक क्या होते हैं? समस्त सजीव, जितने भी सजीव आते हैं, समझ में आई बात? समस्त सजीव, समस्त सजीव मतलब सारे सजीव इकोसिस्टम में कौन से घटक के अंतर्गत आते रहे? जैविक घटक के अंतर्गत, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत। ठीक है। और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? आज से याद रख लेना, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूं, सारे भाई लोग याद कर लेना। एक तो देखो तापमान, अरे क्या रहे? तापमान। एक कौन? जल। एक कौन? प्रकाश। और एक कौन? मृदा। क्या बताया मैंने?
इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। ये इकोसिस्टम के या पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। समझ में आई बात? अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो क्या, जैसे जयपुर एक इकोसिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। देखो जयपुर के अंदर सजीव रह रहे हैं नहीं रह रहे? बिल्कुल रह रहे हैं। जयपुर के अंदर तापमान भी है, जल भी है, प्रकाश भी और मृदा भी क्या है? तो जयपुर एक प्रकार का क्या है? हाँ जी, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर पूरा राजस्थान एक प्रकार का क्या है? इकोसिस्टम। फिर भारत एक प्रकार का क्या है? इकोसिस्टम। ठीक है, तो जैविक और अजैविक घटकों का जो समूह है ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और ये भी याद रख लेना कि समस्त सजीव कौन से घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत। और इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से? तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। लो जी, डिटेल से इस प्रश्न को मैंने आपको हल करा दिया। अब आपको देखो प्रश्न दोबारा से रीड कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव, जैविक और अजैविक घटक, खरपतवार और सूक्ष्म जीव। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और आपको यह भी पता लग चुका कि जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे कालजे की कोरों। प्रश्न संख्या सेकंड देखिए, वह अमल जो साधारण भाषा में नमक का अमल कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए काफी इंपोर्टेंट बात, जो नमक का अम्ल होता है, हाँ जी, किस अम्ल को साधारण भाषा में नमक का अम्ल कहा जाता है? तो याद रख लेना HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, याद रख लेना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को साधारण भाषा या साधारण बोलचाल में नमक का अम्ल भी कहा जाता है। तो नमक का अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। अब देखिए, जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका सूत्र होता है HNO3। क्या होता है रे? HNO3। काफी इंपोर्टेंट बात। अब मैलिक अम्ल, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। जो मैलिक अम्ल है ये सेब के अंदर पाया जाता है, कच्चे सेब में। ठीक है, एप्पल के अंदर, सेब में पाया जाता है। अरे किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, केवल और केवल मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र केवल और केवल साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, काफी इंपोर्टेंट। और देखिए सारे भाई लोग याद करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्या कि मैलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C4, हाँ जी, H6 और O5। क्या बताया मैंने? मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C4, H6, O5। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों मेरा उद्देश्य, जब मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आ रहा हूं तो मेरा उद्देश्य तभी होगा पूरा जब आपका सिलेक्शन होगा। और किसी भी बच्चे का इस बार सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों अच्छे से मेहनत करो। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें से मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ हो। तो दोस्तों इस बार बारी आपकी है। इस बार फोड़ना है, अच्छे से रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो इस बार मौका है दोस्तों, मौके को छोड़ना नहीं है। मौके पे दुनिया चौका लगाती है और हमको इस बार चौके की जगह छक्का लगाना है। दोस्तों क्या लगाना है? छक्का लगाना है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H6O5। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो याद है HCl। हाँ जी, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो मैंने सारा सॉल्यूशन आपको दे दिया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड है काफी धमाकेदार वाले प्रश्न और काफी, हाँ जी, शानदार वाले, एग्जामदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या थर्ड है, वह अम्ल जो मनुष्य के अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए काफी इंपोर्टेंट बात, ये आपका अमाशय। अरे क्या है रे? अमाशय। ठीक है,
और अमाशय के अंदर ये जो अमाशय की दीवारें हैं इनमें पाई जाती है जठर ग्रंथियां। अरे कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और काफी इंपोर्टेंट बात क्या कि जो जठर ग्रंथियां हैं इनके द्वारा जठर रस स्रावित होता है। अरे कौन सा रस? जठर रस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। अरे क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस। मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको याद रखना है कि अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है और इन जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस स्रावित होता है। अब देखिए काफी, इस जठर रस को क्या बोला जाता है? इस जठर रस को अमाशय रस भी बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है? अमाशय रस भी बोला जाता है। और ये याद रख लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, जो जठर रस या अमाशय रस है इसका पीएच मान होता है, काफी इंपोर्टेंट बात, 1 से लेकर 1.5, मतलब तिरुअम्लीय होता है। काफी इंपोर्टेंट बात, काफी धमाकेदार वाली बात, ठीक है, आग लगाने वाली बात, ठीक है मेरे जिगर के टुकड़ों। आपको याद रखना है कि जठर रस या अमाशय रस का पीएच मान 1 से 1.5 कैसा होता है? तिरुअम्लीय होता है, ठीक है। और इस जठर रस के अंदर क्या क्या होता है? इस जठर रस में होता है एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। केवल और केवल मनुष्य के जो अमाशय, जो आरनाल का अमाशय भाग है, इसमें HCl पाया जाता है, ठीक है। HCl के अलावा क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक क्या होता है? हाँ जी, एक तो होता है HCl और एक क्या होता है? देखिए पेप्सिन, ठीक है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। हाँ जी, एक होता है रेनिन जो छोटे बच्चों के अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक होता है लाइपेज जो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। काफी इंपोर्टेंट बात, मैंने क्या क्या बताया कि जो जठर ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जठर रस स्रावित होता है और जठर रस को अमाशय रस बोला जाता है। और जठर रस या अमाशय रस का पीएच मान 1 से 1.5 जो कि तिरुअम्लीय होता है। और ये भी याद रखना है जठर रस के अंदर क्या क्या होता है? एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन ये छोटे बच्चों के अमाशय में पाया जाता है, ठीक है, और ये केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, और ये लाइपेज वसा का पाचन करता है। काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। तो हमारा प्रश्न ये है कि वह अम्ल जो मनुष्य के अमाशय में पाया जाता है कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे कौन सा अम्ल रहे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न बताए वो भी याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात। दूसरी इंपोर्टेंट बात देखिए, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया भी था कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। और ये भी याद रख लेना सल्फ्यूरिक अम्ल को, काफी इंपोर्टेंट बात, हाँ जी, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। गाड़ियों की बैटरी होती है ना, उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बैटरी एसिड कौन सा होता है तो आप क्या पेलोगे? सल्फ्यूरिक एसिड पेलोगे। क्या पेलोगे रे? सल्फ्यूरिक एसिड पेलोगे, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, पर्सन संख्या 4, पर्सन संख्या 4, पर्सन संख्या 4 है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ जी, पर्सन संख्या 4 है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर बोरोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट बात, सिल्वर बोरोमाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट बात कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर बोरोमाइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgBr, ठीक है। आप किसी की फोटो देख देख के खुश हो जाते हो ना, उस फोटो के अंदर, हाँ जी, फोटो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक का? सिल्वर बोरोमाइड का। वो हंसकर हर गुस्ताखियां माफ कर देती थी, वो हंसकर हर गुस्ताखियां माफ कर देती थी, और तुम कहते हो इश्क क्या चीज है, और तुम कहते हो इश्क क्या चीज है। तो दोस्तों अभी इश्क अपनी किताबों से करना है, अपनी पढ़ाई से करना है, नहीं दोस्तों बाद में इश्क ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो पहले पढ़ाई, बाद में इश्क, सारी चीजें मिलेगी, बस लाला थोड़ी सी तसल्ली राख, ठीक है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर बोरोमाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr, काफी इंपोर्टेंट बात। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, पर्सन संख्या 5। हाँ जी, सारे भाई लोग एक बार फटाफट शेयर का बटन ठोक दो भाई, ईमानदारी से शेयर का बटन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर का बटन दबाओ मेरे शेरों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, ज्यादा से ज्यादा शेयर का बटन दबा दो। हाँ जी, पर्सन संख्या 5 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट,
मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। तो चूने का पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। काफी इंपोर्टेंट बात है, ये प्रश्न आ सकता है इस बार कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, चूना पत्थर का रासायनिक नाम तो आपको पता लग गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र CaCO3। जो भी बच्चा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये जो रासायनिक यौगिक, उनके साधारण नाम और रासायनिक सूत्र याद करने हैं दोस्तों। कन्फर्म 101% यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे काफी बार पूछा गया है कि जो शुष्क बर्फ होती है, ड्राई आइस, जो शुष्क बर्फ होती है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये टोस CO2 होती है। ठीक है, टोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, याद रख लेना कि जो शुष्क बर्फ होती है ये क्या होती है? टोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी याद रखना है कि जो लाल दवा होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। KMnO4 लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। एक आता है जो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस होती है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट, हाँ जी, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसे काफी इंपोर्टेंट जो केमिकल फॉर्मूले हैं ये काफी इंपोर्टेंट है, और इनका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सारे भाई लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो देगा 1%। ये जो नौसादर है, नौसादर, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। सारे भाई लोग पेल दो फटाफट। नौसादर का रासायनिक सूत्र, हाँ जी, नौसादर का रासायनिक सूत्र, हाँ जी, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या क्या होता है? सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, पेल दो आंसर को कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। जो सही जवाब देगा उसको एक लॉलीपॉप दी जाएगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, देखिए, पीतल मिश्रण है। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है, पहले तो मैं ये बता देता हूं, मिश्र धातु, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अलॉय। अरे क्या कहा जाता है? अलॉय कहा जाता है। ठीक है, मिश्र धातु का मतलब होता है कि ऐसी धातुएं जो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनती है, इनको मिश्र धातु या अलॉय कहा जाता है। जो पीतल है ये जस्ता और तांबा, काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं रे, क्या बता रहा हूं? जो पीतल है ये जस्ता और तांबा का मिश्रण होती है, जस्ता और तांबा का मिश्रण होती है। काफी इंपोर्टेंट बात, देखिए, जस्ता जिसे जिंक कहा जाता है, इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Zn। तांबा जिसे क्या कहा जाता है? कॉपर कहा जाता है, इसका प्रतीक क्या होता है? Cu। अरे क्या होता है? Cu। तो Zn प्लस Cu का मिश्रण क्या होता है? पीतल होता है। ठीक है, जस्ता और तांबा का मिश्रण से क्या बनते हैं? पीतल बनता है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। और धातुओं, और दोस्तों ये जो धातुओं से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाँ जी, वो भी आपको याद करने, काफी बार पूछा गया है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सारे भाई लोग धातुओं का एक बार जरूर रिवीजन लगाएं, उनसे भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 7 है, सबसे विकसित पादपों का समूह है। ऑप्शन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एम्ब्रोफाइटा, थैलोफाइटा। तो सबसे विकसित पादपों का समूह कौन सा है? एंजियोस्पर्म। अरे क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो भी आप अपने आसपास जब आप आंखें खोलते हो तो जो भी आपको पेड़ पौधे दिखाई देख रहे हैं, पेड़ पौधे जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, वो सारे एंजियोस्पर्म हैं। समझ में आई बात? ये सबसे विकसित पादपों का समूह है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जो भी आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं अपनी आंखों से, वो सारे एंजियोस्पर्म है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो सबसे विकसित पादपों का समूह क्या है? एंजियोस्पर्म। याद कर लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, देखिए, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, डायेटम, एनाबिना, स्पाइरोगायरा और क्लोरेला। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भोजन के रूप में कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं? क्लोरेला का। अरे किसका? क्लोरेला का। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, और क्लोरेला, और एक होता है
स्पाइरुलिना, ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इन दोनों का उपयोग करते हैं और इनके अंदर, दोनों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, याद करना है, काफी धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखिए काफी धमाकेदार वाले पर्सन, पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखिए कई प्रजातियां है ना, वो क्या करती है, हाँ जी, फटते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको होश नहीं रहता है। ये पर्सन, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, क्या पेल के आते हैं, क्या टीका के आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गलत है भाई, ठीक है। पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। सर गलत कैसे है? गलत इसलिए लाला कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना, ये है CO2 प्लस H2O, ठीक है, और प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये भी बता देता हूं। और इससे क्या बनता है? C6H12O6 और प्लस O2, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना, इसमें पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते रहे? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। और पेड़ पौधों के कौन से भाग में होती है? ये पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। लेकिन पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। काफी इंपोर्टेंट बात है। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर पेड़ पौधे कौन सी गैस काम में लेते हैं? CO2। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है लाला। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो सारे कंफ्यूजन दूर करके छोड़ूंगा, एक भी पर्सन आपका मैं गलत होने नहीं दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों। पर्सन संख्या 10 है, हाँ जी, आग लगा देंगे इस बार। और 15 में से 15 सारे भाई लोगों को पर्सन सही करना है साइंस के अंदर, हाँ जी, तभी मजा आएगा दोस्तों। पर्सन संख्या 10 है, पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? काफी इंपोर्टेंट बात, हाँ जी, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं। अरे भाई, पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पादप श्वसन क्रिया के अंदर, ठीक है, दोनों कंफ्यूज वाले पर्सन है, गलत करके आते हैं, इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूं, ठीक है। आपको यहां जोर देना है, ज्यादा जोर नहीं देना है, नहीं अनैच्छिक क्रियाएं हो सकती है। जोर इसलिए देना है कि अपना पर्सन सही हो जाए भाई, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अरे सही बात है नहीं? तो पादप श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कंफ्यूज वाली बात है, याद कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11, हाँ जी, पर्सन संख्या 11 है मेरे जिगर के टुकड़ों। पर्सन संख्या 11 है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, पारा, वायु और अमोनिया। देखिए ऑक्सीजन कौन सा रासायनिक यौगिक है? ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? हाँ जी, तत्व है। पारा एक प्रकार का क्या है? तत्व है, ठीक है, ये तत्व है। वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण का उदाहरण है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण। जबकि अमोनिया एक प्रकार का क्या है? रासायनिक यौगिक NH3। काफी इंपोर्टेंट बात है, हाँ जी। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या होगा? देखो 11वें का डी होगा। हमारे को रासायनिक यौगिक पूछा है। अब यौगिक का मतलब क्या होता है? अरे यौगिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं को, 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाने पर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात, क्या बताया? दोबारा से बता देता हूं, 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को
क्या कहा जाता है, यौगिक या कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे H2O, इसका मतलब है कि जो जल का अणु है यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से मिलकर बना यौगिक है। आप चाहे से भारत में चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ या अफगानिस्तान चले जाओ, ये H2O जल का अणु सूत्र यही रहने वाला है। और जल हमेशा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हाँ जी, चाहे से कहीं चले जाओ आप, लेकिन आपको याद रखना है कि जो जल का अणु है ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से मिलकर बना यौगिक होता है। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ कि जो यौगिक हैं ये एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बनते हैं। ठीक है, और मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, जैसे वायु है, शरबत है, ये किसके उदाहरण है, मिश्रण के। ठीक है, तेरे को चाशनी कम लगती है, आइसक्रीम अगर आपको घर पे बनानी है और आइसक्रीम चूसनी है आपको, और आपको मीठा कम करना है तो मीठा कम कर ले, ज्यादा मीठी आइसक्रीम चूसनी है तो आप चाशनी ज्यादा डाल लो। लेकिन ऐसे फिक्स अनुपात थोड़ी होता है। तो ये जिनका फिक्स अनुपात नहीं होता, एक निश्चित अनुपात नहीं होता, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो मिश्रण का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, ऐसे पदार्थ मिश्रण का एग्जाम्पल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन देखते हैं, वाटसन व क्रिक ने, स्लाइडन व स्वान ने, मेंडल ने, सटन व बोवेरी ने। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्लाइडन व स्वान ने। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। और मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, याद रखना है कि डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया रे? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। काफी इंपोर्टेंट बात। और यह भी याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुवेनहॉक ने की। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और सारे भाई लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट और कर दो। हाँ जी, बताइए मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। ठोको आंसर, जच्चा के दबा के पेल लो भाई। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका, फटाफट ठोक दो आंसर। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? हाँ जी, ठोको आंसर सारे भाई लोग। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। ठोको आंसर सारे भाई लोग। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हाँ जी, देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। ठोक दो आंसर फटाफट। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। हाँ जी, धमाकेदार वाला प्रश्न। परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं? ए, एन, जेड और ई। अरे मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी तत्व को जेड, एक्स, ए से प्रदर्शित किया जाता है। एक्स क्या होता है? कोई भी तत्व होता है। जेड क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक, हाँ जी, या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ए क्या होती है? एटॉमिक मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक को किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं? जेड से। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी। अगर प्रश्न आपको पूछेगा कि द्रव्यमान संख्या को किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं तो आप क्या बताएंगे? ए। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है मेरे जिगर के टुकड़ों। जलीय आवास में उगने वाले पौधे हैं हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, कीटबक्सी पादप, जीरोफाइट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पेड़ पौधे जलीय आवास में उगते हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। अरे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और हाइड्रोफाइट का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है कमल। अरे क्या है? कमल है। ऐसे पेड़ पौधे जिनका आवास जलीय होता है, एक्वेटिक होता है, वो हाइड्रोफाइट प्लांट्स के एग्जाम्पल है। जलोद्भिद, हाँ जी, इसको हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, जलोद्भिद। अरे क्या बोलते हैं जिगर के टुकड़ों? जलोद्भिद। तो जलोद्भिद पादप ऐसे पादप होते हैं जिनका आवास जलीय होता है, और जलोद्भिद पादप का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है कमल। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। देखिए, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन देखते हैं, पायस, निलंबन, फोम और जेल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए सर ये पायस, निलंबन, फोम, जेल क्या है? तो ये कोलाइडी विलियन के प्रकार हैं। कोलाइडी विलियन के प्रकार हैं। ठीक है, कोलाइडी विलियन के प्रकार हैं दोस्तों,
जो दूध होता है ये एक प्रकार का पायस कोलाइडी विलयन का प्रकार है, ठीक है। दूध एक प्रकार का कौन सा कोलाइडी विलयन का प्रकार है? पायस। तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और दूध से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? सी, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, काफी इंपॉर्टेंट बात। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। और ये भी याद रखना है, खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये भी याद रख लेना, दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, काफी इंपॉर्टेंट बात। और याद कर लेना, हाँ जी, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो याद कर लेना, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? लैक्टोमीटर उपकरण काम में लिया जाता है। लो जी, धमाकेदार वाले सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 32। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 31 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सारे भाई लोग ईमानदारी से एक बार सभी एक एक सिंगल ग्रुपों के अंदर शेयर कर दो वीडियो को। हाँ जी, ईमानदार से सारे भाई लोग अभी शेयर करो। सिंगल आपके पास जो भी कोई ग्रुप है उनमें बच्चे तैयारी करें, सब में आप एक बार शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, अन्य विद्यार्थियों का भी भला होना चाहिए। और सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भाई ईमानदारी से कि 15 में से कितने % सही हुए। तभी तो जो मैंने आपको इस प्रकार का शानदार वाला सॉल्यूशन दिया उसका कुछ फायदा होगा ना दोस्तों। उससे टीचर को भी एक अच्छा फील होगा कि हाँ, बच्चे मेरी क्लास को इंजॉय के साथ स्टडी कर रहे हैं, इंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, उनके समझ में आ रही है। तो सारे भाई लोगों को ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके 15 में से कितने % सही हुए। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बिल्कुल एक लाइव प्लेटफॉर्म पर आपको बड़ी एक प्यारी सी घोषणा कर रहा हूं। आपको साइंस में किसी भी बुक से, किसी भी नोट से, किसी से कुछ नहीं पढ़ना, किसी से कुछ नोट्स नहीं लेना। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं आप केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों को बार बार लिखें, बार बार रिवीजन लगाएं। एक बार वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार देखें, क्योंकि लाइव क्लास के या लाइव प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब अपने को एक बार चीजें समझ में नहीं आती है तो आप उन चीजों को बार बार देख सकते हो। तो बार बार दोहराएं और साइंस के अंदर आपका एक भी % गलत नहीं होगा। आप घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ जी, पूरा आर्मी का रग रग का मालूम है, क्या आता है क्या नहीं आता, तो दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। बस दिमाग मैंने लगा लिया, आपको जो मैं मसाला दे रहा हूँ उसको तैयार कर लो बढ़िया से और बस घोल के पी जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।